प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस के इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, अभी हाल ही में इस सीरीज में ही हमने इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को समाप्त किया है और अब इस करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किया जाता है ताकि आपको बताया जा सके कि जो आपको समझना है, आपकी दशा और दिशा कैसी होनी चाहिए, आपकी तैयारी का ट्रेंड कैसा होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, इस सीरीज में मैं खुद के अनुभवों से शामिल इलिमिनेशन टेक्निक कि अगर आपकी जानकारी सीमित है तब भी कैसे आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सही करें, यह बताने का प्रयास करता हूं। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल उत्सव, हर घर जल उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पहला स्टेटमेंट है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, पहले स्टेटमेंट में आपको पढ़ करके पता लग गया होगा कि सिर्फ एक पॉइंट है, जल जीवन मिशन। तो क्या यह प्रोग्राम हर घर जल उत्सव जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही शुरू किया गया है? यह एक पॉइंट है जो सही या गलत हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट, गोवा 100% जल हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। तो क्या गोवा पहला राज्य है? यहां पर यह एक निश्चित फैक्ट है। देखिए, मेरी जो मार्कर, मेरी जो पेन रुक रही है, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको भी ये सब सीखना होगा कि कैसे जो निश्चित फैक्ट है, जो गलत हो सकते हैं, वहीं पर आपकी निगाह जाकर के रुक जाए। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम हॉल में कभी कभी जानते हुए भी आप प्रश्नों को गलत करके जाते हैं। इसको सही करने का एकमात्र तरीका यही है कि आपकी पेन जब भी आप पढ़ते रहे स्टेटमेंट, वहां पर आकर के ऑटोमेटिकली रुक जाए जहां पर कि निश्चित तथ्य गलत हो। तो गोवा गलत हो सकता है कि गोवा 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। थर्ड स्टेटमेंट, अंडमान और निकोबार, ये क्या है भाई? तो ये पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? सही और गलत को भी घेर देना है। ये सब हैबिट्स हैं जो कि आपको अपने आप में डेवलप करने ही होंगे। तो इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ करके हमें समझ में आया कि हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट हैं जो सही या गलत हो सकते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट है, जल जीवन मिशन। भारत सरकार का जल जीवन मिशन ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत जल संरक्षण से संबंधित भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की, बहुत सारी पहले शुरू की है। मिशन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी मिशन और बहुत सारी योजनाएं काम करती। तो जल जीवन मिशन में हर घर जल उत्सव इसके अंदर होगा, यह एक समझदारी भरा, एक समझ के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, इसके अंदर वो रह रहा होगा। मैं ये तब बता रहा हूं जबकि आपको इसके बारे में जानकारी, तो भी आप इसको मान सकते हैं कि जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा बात हो, बहुत बड़ी टर्म होती है, उसके अंदर ये एक उत्सव मनाया जा रहा है, ये माना जा सकता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट की गोवा 100% हर घर जल प्रमाण करने वाला पहला राज्य है। अब इसको ऐसे टर्म को अगर आपको सही करने हैं, गलत करने, तो यहां पर आपने बेसिकली ये काफी बड़ा न्यूज होता है जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है। हर घर 100% अगर जल प्रमाणन कोई राज्य हो जाए, और वो कोई एक छोटा मोटा कोई एक शहर नहीं है, बल्कि एक राज्य की जब बात हो रही, पूरा का पूरा राज्य 100% हर घर जल प्रमाणन वाला राज्य बन जाए, तो ये न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में बहुत बड़ा हाईलाइटेड टर्म होता है। तो ऐसे में आप जब भी करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपकी आंखों से यह स्टेटमेंट जरूर होगा,
क्योंकि यह काफी चर्चा में रहा। तो ऐसे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि गोवा पहला राज्य था या। तो अगर हम मान लेते हैं कि अंडमान और निकोबार पहला यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, अब ऑप्शन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां गलत और सही हो सकता है। कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, एक और दो, और फिर कह रहा है कि सेकंड कह रहा है 2 और 3 सही है। 2 और 3 ये तो सही नहीं हो सकते, दोनों में कोई एक जरूर गलत होगा। या तो राज्य को गलत कराएगा यूपीएससी या फिर यूटी को गलत कराएगा, क्योंकि दोनों को एक समान सही नहीं कराएगा, यहीं पर वो ट्रैपिंग करके फंसाते। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होना चाहिए, और तीनों भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो स्टेटमेंट एक साथ पूछे गए हैं कि 100% हर घर जल प्रमाणन वाला राज्य और यूटी एक साथ, तो संभावना है कि दोनों भी एक साथ सही। तो ऐसे में अब हमारे पास ऑप्शन होता है या तो 1-2 सही होंगे या फिर केवल 3 सही। अब जल जीवन मिशन के तहत अगर इसको हम मान लेते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत है, तो ये 3 कट जाता है और केवल अंतर हो जाता है 1 और। तो इसका मतलब है, और यूजुअली आपने पढ़ा ही होगा, जो भी सीरियस स्टूडेंट होगा वो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा या फिर मंथली मैगजीन पढ़ता होगा, तो उसने पढ़ा होगा कि गोवा भारत का ऐसा पहला राज्य था जहां पर 100% नल से घर में जल पहुंचाया जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो गोवा अगर सही हो गया, 2 सही हो गया, तो अपने आप से ये 3 वाला जो अंडमान निकोबार वाला पॉइंट था यहां से कट जा रहा था। तो अंडमान निकोबार नहीं है, बल्कि गोवा तो 100% है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये हम जानते हैं कि पहले 2 अलग अलग होते थे, लेकिन अब एक साथ हो गए हैं। तो ये पहले केंद्र शासित प्रदेश है जो कि क्या बन गया है? हर घर जल प्रमाणन करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसका मतलब है कि वह अंडमान और निकोबार नहीं है, बल्कि कौन सा है? दादर नगर हवेली दमन दीव, ये पहला यूटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जानकारी आपको हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो इसकी नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है। अब देखिए, इकोनॉमी के क्वेश्चन को बनाते समय सावधानी आपको रखनी। पहला कि इकोनॉमी में अगर आपको अभी टाइम है, इकोनॉमी के जो टर्म्स होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, वो पता होने चाहिए कि रिवर्स रेपो क्या होता है, रेपो क्या होता है, या जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है वो क्या होती है। ये सब टर्म्स आपके क्लियर होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है उसको। अगला, इकोनॉमी के क्वेश्चन कभी कभी आपसे डायरेक्ट उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा उस पर सोचे तो आप पेरिफेरल नॉलेज से या किसी शब्द को, पर्टिकुलर किसी एक वर्ड को पकड़ करके भी कंसेप्ट को सही कर सकते। आइए देखते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी आयोजित करने का। अब स्टेटमेंट है कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए रिवर्स रेपो में आरबीआई ने नीलामी की है। क्यों? तो पहला कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए। सेकंड कह रहा है सरकार के बढ़े हुए खर्च को वित्तपोषित करने के लिए। थर्ड कह रहा है अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम करने के लिए। और फोर्थ कह रहा है बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने। अब चलिए, मैंने मान लिया कि मुझे ये नहीं पता है कि परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो क्या है। ठीक है, अब मैं सिर्फ स्टेटमेंट पे आपको बताता हूं कैसे आपको करना। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाने के, वर्तमान में कोविड-19 के बाद से लगातार, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, कोविड-19 के बाद से लगातार हमारे देश में मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। मतलब कि बाजार में धन की आपूर्ति काफी अधिक हो गई है, और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि हमारे यहां महंगाई बढ़ गई है। अब सरकारों का प्रभाव, सरकारों का क्या एक्शन हो रहा है कि सरकारें या फिर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वे चाह रही है कि अर्थव्यवस्था से जो अधिक बढ़ा हुआ धन है उसको वापस निकाला जाए, महंगाई को कंट्रोल किया। ठीक है, कोरोना काल में सरकार ने बहुत बड़े बड़े पैकेज अनाउंस के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में अधिक, आरबीआई ने भी अपने ब्याज दरों को बहुत कम कर दिया था, तो इसलिए भी बहुत सारे धन आरबीआई के पास से बाजार में आ गए थे। तो इन सब कारणों से बाजार में ऑलरेडी अतिरिक्त धन था, तो अब और अर्थव्यवस्था में धन बढ़ाने का तो कुछ ऐसा कोई काम वर्तमान में नहीं हुआ।
ये कह रहा है कि हाल ही में ये किया गया, तो हाल ही में धन की आपूर्ति बढ़ाने की तो आवश्यकता नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट, सरकार के बढ़े हुए खर्च को वित्त पोषित करने के लिए, पहली बात तो ये कि यह डिसीजन किसने लिया है? आरबीआई ने। सरकार का खर्च बढ़ा है, इसको अगर फाइनेंस करना होता है तो सरकार आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई बढ़े हुए खर्च को वित्त पोषित करने के लिए पहल नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, कि सरकार के बढ़े हुए खर्च को वित्त पोषित करना, इसका मतलब क्या है कि वित्त पोषित करने का मतलब है कि सरकार के खर्चों को सप्लीमेंट करने के लिए और पैसा, अतिरिक्त पैसा दे देते, तो इससे तो बाजार में और तरलता बढ़ जाएगी। और हम सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 के बाद बाजार में लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, तरलता बढ़ी हुई है, उसको कम करना है, तो इसके माध्यम से तो और अधिक पैसा बाजार में चला जाएगा, तो यह स्टेटमेंट भी नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम करने के लिए। अब अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे की मेरी क्लास करी है तो उसमें बार बार हमने चर्चा करी है कि अर्थव्यवस्था में जो भारत हो या फिर दुनिया के जो भी बड़े बड़े केंद्रीय बैंक रहे हैं, चाहे यूएसए का यूएस फेडरल या फिर इंडिया का आरबीआई हो, इन सब का उद्देश्य क्या रहा है इस समय कोविड-19 के बाद से? ये सभी चाहते हैं कि दुनिया के निवेशक इनके देश में निवेश करें, और इसीलिए इन्होंने ब्याज दरों को बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि जो विदेशी निवेशक हैं वे अतिरिक्त लालच में भारत में पैसा निवेश करें, क्योंकि भारत में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, ब्याज दर ज्यादा मिलेगा, तो भारत में निवेश करेंगे। तो आरबीआई अभी वर्तमान में ब्याज दरों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ब्याज दरों को जब बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है, ऐसा हमारी समझ कहती है, तो फिर ब्याज दरों को बढ़ाने वाला पॉइंट भी वर्तमान में नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ही पॉइंट बचा कि बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए। भाई बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता है, ये तो हम सभी को पता है। अतिरिक्त तरलता के कारण ही देश में महंगाई बढ़ी हुई है, और इस अतिरिक्त तरलता को रोकना, उसको कम करना, ये आरबीआई का दायित्व है। तो आरबीआई इसके लिए कोई एक्शन जरूर ले सकता है। तो हाल ही में आरबीआई ने अगर कोई एक्शन लिया तो इन तीनों के लिए तो जरूर निश्चित ही नहीं लेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपकी जो थिंकिंग होती है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग होती है, वह भी आपको राइट आंसर दे देती है बिना प्रश्न को समझे। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि आप बार बार मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बार बार टेस्ट दें। इसके माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चनों को डील करना सीख जाएंगे। तो कभी भी ध्यान यह रखें कि प्रश्न समझ में नहीं आया तो जरूरी नहीं कि आप आंसर भी नहीं खोज पाए। प्रश्न नहीं समझ में आया उसके बावजूद आप आंसर साइड ढूंढ लें, ऐसा प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि भाई ये है क्या। कह रहा है परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो की क्या हुई है। देखिए रिवर्स रेपो होता क्या है बेसिकली, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो इनका यूज करता है। रेपो में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या देता है, लोन देता है, ठीक है, रेपो के माध्यम से। और रिवर्स रेपो में क्या होता है, रिवर्स रेपो में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास अगर कोई अतिरिक्त पूंजी है तो वे क्या करते हैं, आरबीआई के पास अतिरिक्त पूंजी को जमा कर दे। कमर्शियल बैंक के पास, जैसे सोचिए कमर्शियल बैंक के पास पैसे हैं, अब उनको पैसे का, अगर उन्होंने पैसा किसी को कर्ज पर नहीं दिया, कोई कस्टमर नहीं आया, तो वो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, तो उसका कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मनी उनके पास पार्क्ड है, जो रखी पड़ी है, तो आरबीआई को दे देंगे कि भाई आप मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा, इसको रख लीजिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जब तक मुझे जरूरत नहीं होती है तब तक रखे रहिए, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ इंटरेस्ट दीजिए, कुछ ब्याज दीजिए। तो आरबीआई क्या करेगा कि ठीक है भाई हम ब्याज तो देंगे, आपके पास अतिरिक्त पैसा था हम ब्याज देंगे, लेकिन चूंकि आप आए हैं
अपना एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास जमा करने के लिए, मैं आपसे मांगने नहीं गया हूं, तो मैं आपको ब्याज कम दूंगा। ब्याज जब कम दूंगा तो इससे किससे कम दूंगा? रेपो रेट से ब्याज। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट में ब्याज तो कम मिलता है, लेकिन होता क्या है कि कमर्शियल बैंक अपने अतिरिक्त पैसा को किसके पास जमा करते हैं? आरबीआई के। अब इस टर्म को समझ लेते हैं कि परिवर्तनीय दर रेपो रिवर्स एक नीलामी की गई। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो का जो रेट था, जो फिक्स रेट था, रेपो से कम होता था, उसको परिवर्तन कर दिया कि नहीं अब ये फ्लक्चुएट हो सकता है, बढ़ घट सकता है। और अगर नीलामी करा दी गई बैंकों के साथ, भाई जो भी बैंक सस्ते दरों पे अपना अधिकांश पैसा हमारे पास जमा करना चाहता है कर दे। तो इस तरीके से एक नीलामी की बोली लगी और बैंकों के पास जो सरप्लस मनी था, बैंकों ने क्या किया? आरबीआई के पास जमा करा दिया। ठीक है, तो ये बोली लगा करके आरबीआई ने किया, तो इससे बैंकों को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिला आरबीआई के पास पैसा जमा करने के लिए, तो मार्केट से पैसा आरबीआई के पास चला गया। ठीक है, तो बाजार में क्या हो गई? अतिरिक्त जो तरलता थी वह कहां चली गई? आरबीआई। तो बाजार में तरलता कंट्रोल्ड हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हाल ही में परिवर्तनीय दर की नीलामी का फैसला। समझ में आ गया आप लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। देखिए, जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी टॉपिक यहां डिस्कस होती है, वह सभी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा प्रयास करने के लिए हम लोग बहुत टीम वर्क के साथ मेहनत करते हैं, पिछले वर्षों का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपके सामने रखते हैं, कहां से कि क्वेश्चन बनने के लिए यूपीएससी की संभावना। तो ऐसे में जब जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, आपको उन टॉपिक को बहुत ही ध्यान से तैयार करना चाहिए। यहां से अगर आप तैयार करते हैं तो आप भरोसा करें, आप एग्जाम के लिए काफी हद तक तैयार हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली क्या है भाई? फिंगरप्रिंट की पहचान करने वाली प्रणाली। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान करता है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पहचान प्रणाली क्या है? जो भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, उसको क्या किया जाएगा? उसको एक फिंगरप्रिंट नंबर दे दिया जाएगा। मतलब उसका थंबनेल लेकर के उसको एक कोड दे दिया जाएगा कि यह अपराधी का कोड नंबर ये। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया था। ये किसने डेवलप किया है? एनसीआरबी ने डेवलप। थर्ड स्टेटमेंट, कि इस प्रणाली के माध्यम से मृत व्यक्ति की पहचान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। तो अब यहां पर कहां कहां गलत हो सकता है? ये पहला स्टेटमेंट में कहां गलत हो सकता है कि किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति, यह गलत हो सकता है। हो सकता है कि भाई सभी अपराधियों के लिए यह प्रणाली प्रयोग में नहीं जाए। सेकंड स्टेटमेंट में क्या गलत हो सकता है कि हो सकता है कि इसे एनसीआरबी ने नहीं बल्कि किसी अन्य संस्था ने डेवलप किया हो। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट में क्या गलत हो सकता है कि नेफिस इसमें पहला राज्य राजस्थान नहीं बल्कि कोई और राज्य हो। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा गलत है? गलत को मैंने घेर दिया। ठीक है, अब गलत होने की मैक्सिमम संभावना मैंने आप लोगों को बताया है कि जहां कोई निश्चित तथ्य हो, हार्डकोर फैक्ट हो, वो हार्डकोर फैक्ट गलत होने के लिए अधिक संभावित हो। तो हार्डकोर फैक्ट कौन कौन सा है? यहां प्रत्येक व्यक्ति, यहां एनसीआरबी और यहां पर राजस्थान। इन तीनों में भी अगर सबसे अधिक हार्डकोर फैक्ट की पहचान करनी हो तो हमें इन तीनों में ये राजस्थान एक निश्चित राज्य का नाम दिया है, यहां पर अधिक संभावना है कि यह राजस्थान नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? राजस्थान के स्थान पर कोई और भी हो सकता है। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा का एक लॉजिक है, क्योंकि बहुत अधिक फैक्चुअल लॉजिक नहीं है लेकिन फिर भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक अच्छी पहल शुरू की है तो उसकी शुरुआत वो अपने सपोर्टिव राज्यों से, तो समझ गए होंगे बाकी चीजें। लेकिन फिर भी राजस्थान एक नाम है राज्य का
और देश में बहुत सारे राज्य होते हैं, हो सकता है किसी और राज्य से। अगर हम इसको गलत मानते हैं, तीसरा गलत है, तो तीसरा गलत है तो केवल यही एक सी ऑप्शन है। ठीक है, यही एक ऑप्शन है जो कि इनको शामिल करता है, और इन तीनों में सबसे अधिक गलत होने की संभावना इसी की लग रही है। तो इसीलिए इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी अधिक संभावित है गलत होने के लिए, बाकी में कहीं तीन है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी आप करके इस चीजों को समझ सकते हैं। आइए जान लेते हैं ये क्या है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने सम्मेलन किया था, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन। इसी में प्रणाली को नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसकी प्रणाली को इसको शुरू किया, और इसको किसने डेवलप किया है? एनसीआरबी ने ही डेवलप किया है। ठीक है, और फिर ये है क्या? एक देशव्यापी केंद्रीकृत और अपराध और आपराधिक संबंधित फिंगरप्रिंट की खोज योग्य डेटाबेस है। सभी अपराधियों का डेटा यहां पर, उनके फिंगरप्रिंट का डेटा रखा जाए। ठीक है, और हाल ही में मृत व्यक्ति की पहचान करने वाला राज्य कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने की फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपराधी या मृत अपराधी की पहचान की है। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यह प्रश्न अधिक संभावित है आने के लिए, जरूरी नहीं किया है, लेकिन आपको समझना है कि ऐसे स्टेटमेंट्स में से जरूरी तो नहीं था कि आपको ये आता ही होगा फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, या आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी कैसे सही करें? तो फिर भी कैसे सही करने के लिए आप जो निश्चित तथ्य हैं उनको पहचान करें कि वो निश्चित तथ्य कहां। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है सशस्त्र बल अधिकरण। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल है यह न्यायिक सदस्यों और प्रशासनिक सदस्यों दोनों से बना है। न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य दोनों। अब अगर आप लोगों ने ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो भी ट्रिब्यूनल बनता है, ट्रिब्यूनल में उसके विशेषज्ञ लोग शामिल होते हैं, और साथ साथ कुछ न्यायिक लोग भी इसमें शामिल किए। मतलब प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के लोग मिलकर के ट्रिब्यूनल बना। ठीक है, ट्रिब्यूनल को कोर्ट मार्शल द्वारा पारित किसी भी सजा के खिलाफ अपील का फैसला करने का। अब कह रहा है कि ट्रिब्यूनल किसकी फैसला कर सकता है? अगर किसी को कोर्ट मार्शल हो गया तो उसके खिलाफ भी ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, इसके आदेशों के खिलाफ अपील केवल उच्चतम न्यायालय में ही हो सकती है। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, अगर आप लोग जानते हैं, जो थोड़ी बेसिक समझ है, कि अगर कोई निश्चित केवल शब्द आ जाए कि केवल सुप्रीम कोर्ट में ही, जबकि ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? अर्ध न्यायिक संगठन होते हैं, अर्ध न्यायिक ऑर्गेनाइजेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णयों में भी बार बार कहा है कि ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, और ये ट्रिब्यूनल है तो इसके ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। ऐसा मैं कह रहा हूं कि आपको सोचना है कि जैसे केवल शब्द आए, इसके गलत होने की संभावना अधिक हो। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि यह गलत हो रहा है क्योंकि यह केवल शब्द आया है, तो तीन कहां कहां है, कौन सा सही है? तो केवल तीन और 1 2 3 ये गायब हो गए। अब एक बार इसको देख लीजिए। सशस्त्र बल न्यायिक अधिकरण की स्थापना 2009 में की गई थी, और यह न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के द्वारा बनाई गई। इसमें क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इसके फैसलों को उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती। ट्रिब्यूनल है, इसके फैसलों को किसमें चुनौती दी जा सकती है? हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसमें न्यायिक सदस्यों के साथ साथ प्रशासनिक सदस्य भी शामिल होते हैं। आप सभी जानते हैं जितने भी देश में ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, उस ट्रिब्यूनल में जैसे अगर आप कोई एक ट्रिब्यूनल का, जैसे हम अगर बात कर लें ट्राई का कोई ट्रिब्यूनल, तो उसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक ट्रिब्यूनल है, तो इसमें टेलीकॉम से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, प्लस जुडिशियल के लोग भी शामिल होते हैं। ठीक है,
जैसे राष्ट्रीय हरित आयोग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें भी एनजीटी में भी कुछ लोग पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होते हैं और कुछ लोग न्यायिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो यहां पर विषय की विशेषज्ञता के साथ साथ जुडिशियल स्पेशलिटी भी शामिल की ही जाती है ट्रिब्यूनल में। ऐसा ट्रिब्यूनल बनाने के पीछे की अवधारणा भी यही। तो इसमें भी प्रशासनिक सदस्य तो शामिल होते हैं। जो उसके जुडिशियल मेंबर होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं? वो उच्च कोर्ट न्यायालय के, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि रिटायर्ड होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जो होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, वे ट्रिब्यूनल के जुडिशियल मेंबर बनते। ठीक है। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि इनमें जो मेजर जनरल और उसके समकक्ष के अधिकारी, उसके ऊपर के अधिकारी होते हैं, वही ट्रिब्यूनल में एज अ जुडिशियल एज अ जज के तौर पे शामिल किए जाते। यहां पर ध्यान देना है कि ट्रिब्यूनल के अगर हमने 3 को गलत काट दिया तो यहां केवल एक और 2 है। ट्रिब्यूनल अगर बना ही है मिलिट्री से जुड़ा हुआ तो क्या होगा? मिलिट्री से जुड़े हुए जितने भी केसेस होंगे उनमें उनके खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। तो यहां पर है कि कोर्ट मार्शल द्वारा पारित किसी भी सजा के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। यह तो एक सामान्य सी बात है कि ट्रिब्यूनल अगर मिलिट्री से जुड़ा हुआ ट्रिब्यूनल ही बना है तो मिलिट्री से जुड़ी हुई कोई भी फैसला उसमें, कोई भी अपील उसमें की जा सकती है। ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए और 1 और 2 सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए स्टेटमेंट है भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखिए यह प्रश्न मुझे लगता है पर पूछे जाने की संभावना बहुत है, पर इसलिए भी है क्योंकि G20 का सम्मेलन हमारे यहां हो रहा है। तो ऐसे में जो वैश्विक भारत से सटे हुए जो देश हैं इनके साथ जो हमारे संबंध से जुड़े हुए प्रश्न बनने की संभावना बनेगी और उनके साथ अगर कोई विवाद है तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना और अधिक रहेगी। तो बांग्लादेश के साथ चूंकि हमारा तीस्ता जल बंटवारे का विवाद है तो नदी जल समझौते से संबंधित जो भी पॉइंट्स है उसको आप लोग बेहतर तरीके से तैयार जरूर। अब आते हैं स्टेटमेंट्स पे कि संयुक्त नदी आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग 1972 से कार्य कर रहा है। अब यह स्टेटमेंट आ गया पहला 1972। इसकी स्थापना सामान्य नदी प्रणालियों के लाभों को अधिकतम करने के लिए सबसे प्रभावी संयुक्त प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए की गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि यह गलत होने की संभावना नहीं है। जब भी दो देशों के बीच कोई भी संयुक्त आयोग बनेगा तो वो किस लिए बनेगा? कि दोनों देश को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो ये कह रहा है कि नदी प्रणाली का अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसको बनाया गया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से सही होगा, इसीलिए हर स्टेटमेंट में 2 तो जरूर है। तीसरा, इसका नेतृत्व दोनों देश के पर्यावरण मंत्री करते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि जैसे ही कोई मिनिस्ट्री का, मंत्रालय का नाम आता है तो मैक्सिमम केस में मंत्रालय का नाम गलत ही हो जाता है। ठीक है। भारत और बांग्लादेश 80 से अधिक नदियों को साझा करते हैं। भाई भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी नदियां एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करती हैं ये तो मुझे नहीं पता, ये आपको भी संभवतः नहीं पता होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 80 से अधिक, इट इज अ वेरी बिग नंबर। एक 80 से अधिक मतलब एक फैक्ट है, जो डेटा है ये बहुत बड़ा डेटा है, 80 से अधिक। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए पहला तो कि 3 को हमें गलत मानना है क्योंकि यहां पर तो मंत्रालय दिया गया है। हो सकता है कि 2 देशों के बीच का मामला हो तो विदेश मंत्रालय डील कर रहा हो, या फिर 2 देशों के बीच का मामला है और नदी जल से जुड़ा हुआ है तो जल संसाधन मंत्री डील कर रहे हो। लेकिन पर्यावरण मंत्री का जुड़ाव बहुत अधिक तक संभावित नहीं नजर आता। ठीक है। वैसे भी मंत्रालय गलत होता है तो 3 को अगर हमने गलत मारा तो 3 को गलत मारते ही आपका आंसर निकल गया केवल 1 और 2। इसका मतलब है कि दोनों देश के बीच, इसका मतलब है कि हमारे दोनों देश के बीच 80 से अधिक नदियां साझा नहीं होती हैं, बल्कि उससे कम नदियां ही भारत और बांग्लादेश में साझा होती। पहला, दोनों आयोग 1972 से कार्य कर रहा है, यह स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। और सेकेंड वाला तो सही है ही। थोड़ा देख लेते हैं, ये जो आयोग था 1972 से कार्य कर रहा है, अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है,
और दोनों देश के जो जल संसाधन मंत्री हैं वे इन ज्वाइंट कमिटी के हेड होते हैं। साथ ही मानसून के दौरान जो कुछ प्रमुख नदियां हैं इनका एक प्रणाली भी इसमें शामिल किया गया है कि यहां पर दोनों डेटा आपस में जल से संबंधित डेटा भी दोनों देश साझा करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहां इतना नहीं बल्कि 50 के आसपास टोटल, एग्जैक्टली मुझे शायद नंबर 56 लग रहा है, लगभग 56 नदियों का जल, मतलब 50 से प्लस है लेकिन 60 से कम है। इतनी नदियां भारत और बांग्लादेश आपस में साझा करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में एक पीवाईक्यू भी शामिल किया जाता है ताकि आपको बताया जा सके कि जो दुर्लभ प्रश्न आपको नजर आते हैं उनको भी आसानी से कैसे हल किया जाए, और उनको हल करते समय आपको सोचना कैसे है, आपके माइंड को किस दिशा में काम करना है, और कैसे यहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट। देखिए प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर, नाम है सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक, नाम क्या है? देशेर कथा। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला स्टेटमेंट, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क के सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। सेकेंड स्टेटमेंट, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। थर्ड स्टेटमेंट, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया। यहां पर थर्ड स्टेटमेंट आपको कह रहा है, दबाव डाल के कह रहा है कि देश किसके लिए है? बंगाल के लिए देश कहा गया है इस संदर्भ में, मतलब संपूर्ण भारत के लिए इसमें बात नहीं की गई है, सिर्फ बंगाल के बारे में बात। देखिए ना, एक निश्चित स्टेटमेंट आ गया और वो भी हार्डकोर दबाव डाल के कह रहा है। अब सोचिएगा, आप सोचना कैसे है, आपको कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही। पहला स्टेटमेंट, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी। अब स्वतंत्रता संग्राम के समय कोई भारतीय किताब लिखेगा और यूपीएससी उस किताब की चर्चा करेगा तो वह किताब भारत की स्वतंत्रता के बारे में होगी या फिर अंग्रेजों के सपोर्ट में होगी। भारतीयों द्वारा लिखी गई किताब है तो भाई उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीयों द्वारा कोई किताब लिखी जा रही थी, तो अगर पहला करें कि औपनिवेशिक राज्य द्वारा जो भारत के विरोध में भारत पर विजय की गई के बारे में चेतावनी दी गई कि कैसे उन्होंने भारत पर विजय की और हमें कैसे बचना है, चेतावनी दी गई, तो स्टेटमेंट सही होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि सही है, आपको सोचना कैसे है वो मैं बता रहा हूं। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटक तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। अगर इस पुस्तक में या किसी भी पुस्तक में कोई भी पुस्तक लिखी गई हो, उस चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नुक्कड़ नाटक तो उसके बारे में बनाई ही जा सकती है, उस पुस्तक के आधार पर लोकगीत तो बनाए ही जा सकते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम के समय अगर कोई पुस्तक लिखी गई तो उस पुस्तक से लोकगीत और नुक्कड़ नाटक तो किए ही जा सकते हैं। ये तो संभावना ही है, सोचना ऐसे है, तो यह भी लग रहा है कि हाँ ऐसा संभव है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट, अगर भारत की स्वतंत्रता संग्राम का दौर चल रहा है, कोई व्यक्ति देशेर कथा, देश की बात कर रहा है और वह भारतीय है तो सिर्फ बंगाल की कथा बताएगा। देशेर कथा कह रहा है, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा है, तो सिर्फ बंगाल की बात तो नहीं। और पहला स्टेटमेंट खुद कह रहा है कि वह औपनिवेशिक राज्य द्वारा कैसे भारत की विजय की गई यह बता रहा है। इसका मतलब है कि वह सिर्फ बंगाल की बात तो नहीं, पुस्तक में बंगाल से बाहर की भी बात जरूर की गई। कोई भी पुस्तक उस दौर में लिखी गई होगी वह कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन तक तो नहीं ही रही होगी, उसके बारे में उस पुस्तक में कहीं ना कहीं उस रीजन से बाहर की भी चर्चा तो अवश्य ही मिलेगी। क्या एक सामान्य समझिए, आप अगर सिर्फ एक दिल्ली के बारे में पुस्तक लिखेंगे तो क्या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की चर्चा उस पर नहीं करेंगे? दिल्ली से जुड़ाव किसी और क्षेत्र का भी रहा होगा, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की, इनकी भी चर्चा उस पुस्तक में तो समाहित हो ही जाएगी। तो सिर्फ बंगाल की विशिष्ट संदर्भ लेकर के पुस्तक लिखा जाना ऐसा संभव प्रतीत नहीं, ऐसा सोचना है। और अगर हम इसको गलत मारते हैं तो जैसे ही 3 को हमने गलत काटा, आंसर निकल गया 1 और 2, और यही सही आंसर है। ठीक है,
तो यूपीएससी खुद ही एक विशिष्ट फैक्ट दे देता है, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि इस पुस्तक के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, इस पुस्तक को हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट ने भी शायद नहीं पढ़ा। ऐसे में यूपीएससी यह प्रश्न क्यों देगा? यूपीएससी इलॉजिकल प्रश्न क्यों देगा? वो क्वालिफाइड और स्मार्ट लोग चाहिए, तो इसीलिए वह यह प्रश्न देकर के कुछ स्मार्ट लोगों को, जो कि साहस दिखाते हैं क्वेश्चन को टैकल करने की, उनको पहचान करना। और जिन्होंने कि इस पुस्तक इस प्रश्न को देखा और बोला कि अरे मैं तो इसके बारे में जानता ही छोड़ देता हूं, वो आगे बढ़ गए, तो वो इस प्रश्न को, जो कि आसानी से सही किया जा सकता है, तो भूले। तो आपको रिस्क लेना है और ऐसे प्रश्नों को भी इलिमिनेट करने के लिए जो निश्चित फैक्ट मिलते हैं, उन फैक्टों की पहचान करना। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रश्न है, दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रश्न भी हम शामिल करते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों की अंतरराष्ट्रीय परिषद, आइकोमोस, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यूनेस्को बार बार चर्चा में आता है, क्योंकि ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, और वर्तमान में हम जो अपने पुरातत्व है, तो प्राचीन धरोहर है, उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं। प्राचीन भारत के बारे में बहुत अधिक ध्यान। ऐसे में प्राचीन धरोहरों के संरक्षण से जुड़ी हुई कोई संस्थाएं हैं, तो उन संस्थाओं के बारे में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। और चूंकि अब प्रश्न यूपीएससी भी थोड़ा डेप्थ में आ गया, तो यूनेस्को के बारे में तो यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है, तो अब हो सकता है कि कुछ और संस्थाएं जो उससे जुड़ी हुई है उससे प्रश्न पूछे। तो अब इसके बारे में प्रश्न है कि यह यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से विश्व विरासत सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए एक सलाहकारी निकाय, क्या है? सलाहकारी। इसके लिए यूनेस्को। सेकंड, यह ब्लू शील्ड का एक भागीदार और संस्थापक सदस्य। अब आपको पता है कि नहीं पता है ब्लू शील्ड के बारे में, इससे कुछ लेना देना नहीं। जो अब बता रहे हैं ब्लू शील्ड क्या करता है, जो युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं से खतरे में पड़ी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए काम है। अब कह रहा है कि इसके बारे में गलत कथन की पहचान कर, गलत को आपने आइडेंटिफाई कर। अब दोनों में गलत कौन है? देखिए, आपको इस संस्था के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। यह तो निश्चित रूप से सही है कि जानना है। अब थोड़ा जान ही लेते हैं ये क्या है। ये भारत में भी काम करती है, ठीक है, आइकोएमओएस, इसकी इंडिया इकाई भी होती है। यह वैश्विक स्मारक संरक्षण निकाय है, मतलब यह एक एनजीओ है जो दुनिया भर में वास्तुकला और पुरातात्विक विरासत के संरक्षण के लिए कार्यरत है, समर्पित। और ये यूनेस्को की सलाहकारी संस्था भी है। तो एक समझदारी आपको कि अगर कोई भी संस्था सलाहकारी संस्था के बारे में बात कर ले और कोई एक मूल संस्था से उसको लिंक कर दिया जाए, तो मूल जो संस्था होती है वो बहुत सारी संस्थाओं से सलाह लेती है। यूनेस्को दुनिया में बहुत सारी जो भी ऐसे प्राकृतिक या जो पुराने पुरातत्व उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, उन संस्थाओं से यूनेस्को सलाह लेती है। तो यूनेस्को तो ऐसा जब भी सलाहकारी टाइप का शब्द आ जाए तो वो मैक्सिमम केस में सही होता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई ये हमें नहीं जानना है, वेनिस चार्टर के तहत की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, ये जानना जरूरी, ठीक है। तो यहां हमने जाना एक और बात, यह इसमें क्या काम करती है, यह ब्लू शील्ड इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव क्या कहता है कि युद्ध और प्राकृतिक आपदा के समय भी जो हमारी विरासत है उनकी रक्षा, मतलब युद्ध के समय भी जो किसी देश के यहाँ प्राचीन स्मारक है उनकी सुरक्षा करने के लिए यह इनिशिएटिव है, ब्लू शील्ड इनिशिएटिव। और यह संगठन आइकोमोस इस इनिशिएटिव से भी जुड़ी हुई संगठन, ठीक है। ये बेसिकली यूनेस्को के नेतृत्व में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ब्लू शील्ड इनिशिएटिव, और इसको यह आइकोमोस भी इससे जुड़ी हुई संस्था है, ठीक है। तो यहां पर हमने जाना कि यह सलाहकारी निकाय है, स्टेटमेंट सही है, और ब्लू शील्ड के लिए भी काम करती है। तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अब बेसिकली इस प्रश्न को शामिल करके मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि आपको ऐसे टॉपिक जो कि हम आपसे शेयर करते हैं,
जो इंपॉर्टेंट हमें लगता है वैसे टॉपिक को आप लोग एक बार गूगल करके थोड़ी जानकारी उसके बारे में जरूर करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2 क्वेश्चन हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के पूछते हैं, उसमें से एक का आंसर आपको खुद ही कमेंट बॉक्स में बताना होता है। यहां है रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। साल 2016 में इस बात हुई थी। इसका आयोजन संग्रीला डायलॉग के तर्ज पर किया गया है और रायसीना हिल्स का नाम उस जगह से आया है जहां भारत की सत्ता का, अब कह रहा है कौन सा सही है, इसका कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है और कमेंट में आंसर बता करके आप लोग ये एहसास करा दीजिए, कमेंट करते रहिए और लाइक जरूर कर दिया करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े। और होली के बाद से हम लोग जब इनिशिएटिव में जुड़े हुए हैं तो अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको और भी बहुत अधिक और क्वालिटी तरीके से क्वालिटी कंटेंट इसमें आपको शामिल करें। लेकिन आप लोगों का कमेंट और आपका जो लाइक है ये हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम करता है, तो इस करने से नहीं बचे और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं ताकि आपकी तैयारी को भी एक दशा और दिशा। ठीक है, तो इससे जुड़ने के लिए, हमारी इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।